नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह हमारा वीडियो नंबर 12वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची बताना है। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्मी है, यमुना है, गंगा है या सरस्वती है? तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहाँ हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो श्री होता है, कमला होता है, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, तनया, भार्गवी और सिंधु सुता, ये सारे शब्द जो है ये लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द यहाँ यमुना दे रखा है। यमुना शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, जमुना, कलागंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरणी तनुजा, अर्कसुता, ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची है? यमुना शब्द के पर्यायवाची है। अगला शब्द है यहाँ गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, सुरध्वनि, अलकनंदा, देवनदी, मंदाकिनी और विष्णुपरी, ये सारे शब्द गंगा शब्द के पर्यायवाची है। अगला शब्द है सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होंगे शारदा, वीणा, गिरा, वागीश, महाश्वेता, वागेश्वरी और भारती, ये सारे शब्द सरस्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे। और ये पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। सिर पर शैतान सवार होना, तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। बी है सिर मारना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। सी है सिर पर सेहरा बंधा होना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। डी दे रखा है सिर उड़ाते ही ओले पड़ना, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, आपने कार्य शुरू ही नहीं किया और पहले से क्या आ गया? विघ्न आ गया। इसका अर्थ ये होगा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये इसका मुहावरे का अर्थ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, ये हमें बताना है। शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन बी दे रखा है धर्मवीर भारती को, ऑप्शन सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय को। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है, तुलसीदास जी की पंक्ति है, सूरदास जी की है या केशवदास जी की है? तो ये जो पंक्ति हमें दे रखी है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र बताना है। बनारस अखबार, बी दे रखा है हरिश्चंद्र मैगजीन, सी है उद्दंत मार्तंड, डी है इतिहास तिमिर नाशक। तो हिंदी का पहला पत्र जो था वो था उद्दंत मार्तंड। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 7, चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन दे रखा है बाल मुकुंद गुप्त। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की है,
मुंशी सदा सुखलाल की है, लल्लू लाल जी की है, या राम प्रसाद निरंजनी की है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर किसके आधार पर बताना है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, या फिर प्रत्यय के आधार पर? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान, तो घ किस में आता है? क वर्ग में आता है। और क वर्ग में कौन कौन होते हैं? तो क होता है, ख होता है, क, ख, ग, घ और ण, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये क वर्ग जो होता है ये कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है। तो घ किसके अंदर आ रहा है? क वर्ग में आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, 10, 5 या 8? तो कारक के भेद 8 होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो कारक के 8 भेद जो होते हैं वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और कर्ता इनके विभक्ति चिन्ह भी सामने दे रखे हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध कारक जहां होता है वहां पर विभक्ति चिन्ह आता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक में या पर जहां होता है वहां अधिकरण कारक होता है। और आखिरी कारक है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है अजि या अहो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? तो ये वर्ण जो दे रखा है ये किसके योग से बना है? तो क्षत्रिय वाला जो है ये आधा क और श के योग से बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन और डिटेल देख लेते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये चारों आपको याद रखना है कि कौन कौन से व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इन 4 विकल्प में से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये शुद्ध है, बाकी सारे विकल्प अशुद्ध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। और इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्या बताना है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा, कवियित्री होगा, कवियित्री होगा, या कवियित्री होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवियित्री होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो को हमने 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के नए वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8827302459।